ज्ञान विधि चैनल में मंजू शर्मा आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम कल पढ़ रहे थे भूमि संसाधन वाला जो पाठ हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 8 का। भूमि संसाधन के बाद में अगला हम जो अध्ययन करेंगे वो है हमारा खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। वही संसाधन जैसे भूमि संसाधन के बारे में हमने अध्ययन किया था। भूमि संसाधन यानी प्रकृति ने हमें बहुत सारे ऐसे जो प्राकृतिक है जो हमें उपलब्ध करवाए संसाधन निःशुल्क रूप से जो उपलब्ध कराए, जिनमें हमने पढ़ा था जल था, भूमि था, तो इसमें खनिज आता है। तो आज का हमारा जो अध्याय है वो भी है खनिज संसाधन, यानी खनिज संसाधन के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि खनिज भी एक संसाधन है। खनिज संसाधन इस प्रकार के यानी प्रकृति ने ये भी हमें दिया है, इसके बारे में हम बात करें क्योंकि खनिज हमारे जो ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपहार के रूप में मान सकते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं छोटी से छोटी हमारी ये जीवन शैली का अभिन्न अंग बन चुका है। ये खनिज के बारे में मैं बात करूं, खनिज के बारे में ये भी कहा जाता है कि हम दैनिक जीवन में जो हमारे आसपास जो बहुत सारी हम ऐसी चीजों को देखते हैं जो हमें खनिज के रूप में हमें देखने को मिलती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में मैं बताऊं तो जैसे हम कृषि में खेती में जो हम औजार काम में लेते हैं, वहां से लेकर हमारे घरों में जो हम बर्तन जो काम में लेते हैं, इन सब में क्या है खनिजों का अंश मौजूद होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि खनिज होता क्या है, खनिज किसे कहा जाता है? तो खनिज इसको कहा जाता है सामान्य अर्थ में यदि मैं बात करूं तो जमीन से जो खोदकर जो निकाली गई जो वस्तुएं हैं उनको क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। यानी खनिज का अर्थ में यहाँ बात करूं तो खनिज जो जमीन से निकाली गई जो वस्तुएं उनको कहा जाता है खनिज कहा जाता है। ये हमारी पृथ्वी की मैं बात करूं तो कुछ खनिज हमें ऐसे मिलेंगे जो हमारे ऊपरी सतह पे मौजूद होंगे, कुछ खनिज हैं जो हमें कुछ गहराई में मिलेंगे, कुछ खनिज हमें वहां पर जो बहुत ही धरातल में बहुत ही नीचे गहराई में हमें देखने को मिलेंगे। तो खनिजों के बारे में हमने देखा कि खनिज के प्रकार, खनिजों के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। किस प्रकार के खनिज होते हैं? तो खनिजों के मैं प्रकार की बात करूं तो खनिज सबसे पहले हम देखते हैं आपका खनिजों के प्रकार, कौन कौन से खनिजों के प्रकार हैं। खनिजों के बारे में हम पढ़े थे, खनिजों के प्रकार के बारे में मैं बता रही थी कि खनिज के प्रकार के कौन कौन से प्रकार के होते हैं। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें धातु मौजूद होती है, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, कुछ जो होते हैं ऊर्जा संसाधन है जो हमें परिवहन के साधन है या पेट्रोलियम गैस है, इनके बारे में हम आगे ऊर्जा संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से जो खनिज के प्रकार हैं वो आपके पहला है आपका खनिज का प्रकार धात्विक खनिज, दूसरा आपका अधात्विक खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं रहता, तीसरा है आपका ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज की मैं बात करूं तो धात्विक खनिज उसको भी हम दो भागों में दो प्रकारों में बांट सकते हैं। लोह जिसमें लोहे का अंश होता है और एलोय जिससे धातु में खनिज में लोहे का अंश मौजूद नहीं होता है, वो होता है एलोय धातु। इसमें बात करूं तो लोह है मैग्नीज, ये लोह इसमें आते हैं, धात्विक में आते हैं, और सोना चांदी तांबा सीसा जस्ता ये है एलो धात्विक में आते हैं। अधात्विक खनिज की बात करूं तो अधात्विक में खनिज होते हैं जिसमें धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे बलुआ पत्थर है, घिया पत्थर है, चूना पत्थर है, अभ्रक है, आपका जिप्सम है, संगमरमर है, ये आपके अधात्विक खनिज में आते हैं। ऊर्जा खनिज की मैं बात करूं तो ऊर्जा खनिज संसाधन के बारे में कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, थोरियम है आदि ये ऊर्जा संसाधन के ये में साधनों में हमें देखने को मिलते हैं। जिन खनिजों से हमें उदाहरण के रूप में बताऊं कि जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो होते हैं हमें ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इन खनिजों के बारे में हम आगे जो विस्तार से भी हम बात करेंगे कि ऊर्जा खनिजों के बारे में जो मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम जो गैस है, प्राकृतिक गैस है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम पहले धात्विक खनिज के बारे में देख, धातु में भी दो प्रकार के मैंने बताए, लोह और एलोय है। दूसरा आपका खनिज का प्रकार है वो धात्विक है और दूसरा अधात्विक है और तीसरा आपका है ये है आपका ऊर्जा खनिज। तो इसमें आपको देखने में आसानी होगी, आप अच्छी तरह से इसको समझ भी सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि खनिज के हमने प्रकार तो पढ़ लिए, लेकिन अब हमें आगे ये देखना है कि खनिज हमें कैसे प्राप्त होते हैं, कि हम इन
खनिज के निष्कर्षण की विधियां। ठीक है, इस खनिज को निकालने के हमें कितने प्रकार की विधियां, अलग अलग विधि हमें देखने को मिली है। एक यदि मैं विधि की बात करूं कि सबसे पहले कौन सी विधि, खनन। खनन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, खनिजों को हम निकाल सकते हैं। खनन में आपका खनन भी ये दो प्रकार का हो सकता है। आपका पहला है विवर्त खनन और दूसरा है आपका कूपकी खनन। एक खनन की आपके जो निष्कर्षण की विधि है वो आपकी प्रवेधन विधि। खनन के बाद में प्रवेधन विधि के द्वारा भी खनिजों को निकाला जा सकता है। एक आपकी है आखनन विधि। तो इनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, खनिजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम खनन के द्वारा देखो, हम खनिजों को प्राप्त करने के लिए तो विवर्त खनन और कूपकी जो खनन है उसके बारे में मैं बात करूं तो विवर्त खनन वो होता है कि किस वजह से खनिजों को प्राप्त करें। कुछ खनिज ऐसे होते हैं हमारे धरातल पे, स्थलमंडल पे, जो हमें कुछ ही जो सतह को हम जो खुदाई करते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार का खनन क्या कहलाता है, विवर्त खनन कहलाता है। यानी जो हमें कुछ ही खुदाई पर जो हमें प्राप्त होते हैं जो खनिज, वो होता है विवर्त खनन। कुछ खनन होते हैं जो कुछ गहराई में होते हैं, ज्यादा गहराई में नहीं होकर कुछ गहराई में होते हैं, जिनको निकालने के लिए हमें कूप का सहारा लेना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है, कूपकी खनन। तीसरा हम जो आगे हम पढ़ रहे थे प्रवेधन विधि क्या होती है, कुछ जो संसाधन जो होते हैं, जिन खनिज होते हैं उनको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ही जो गहराई में ये मौजूद होते हैं तो उनके लिए ड्रिलिंग मशीन या प्रवेधन विधि अपनाई जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं दूं प्रवेधन विधि के लिए, तो आपका कोयला है, ये आपका पेट्रोलियम है, ये आपकी प्राकृतिक गैस है, ये क्या होते हैं, ये जो बहुत ही गहराई में जो मौजूद होते हैं। जैसे मैं बताऊं कोयला है तो कोयला क्या होता है, गहराई में होता है, काफी गहराई में इसको निकालने के लिए। जैसे पहली बात तो जैसे कोयला बनता कैसे, तो कोयला पृथ्वी के धरातल पे जो जो पेड़ पौधे वनस्पति जो लाखों करोड़ों वर्ष बाद में जो उस ताप के कारण, नमी के कारण ये क्या करते हैं, धीरे धीरे वनस्पति कोयले में परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमें काफी नीचे गहराई से हमें प्राप्त होती है, इसके लिए प्रवेधन विधि को अपनाना पड़ता है। कुछ जो जैसे पेट्रोलियम है तो पेट्रोलियम हमें समुद्र से प्राप्त होता है, जो समुद्र की गहराई में जो वनस्पति, जो समुद्र के जो वनस्पति है, जो जीव जंतु हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनके भी जो नीचे लाखों करोड़ों वर्ष बाद में जो उसका जो पेट्रोलियम जो रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनके लिए भी हमें ड्रिलिंग मशीन यानी प्रवेधन विधि की आवश्यकता, ये खनिज हमें निकालने के लिए इस प्रवेधन विधि की आवश्यकता होती है। एक है हमारी आखनन विधि। आखनन विधि वो होती है जिसके लिए किसी खुदाई करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये हमें स्थल पर ही मिल जाते हैं। इसके लिए हमें किसी का जो सहारा लेना नहीं पड़ता, हमें इस पृथ्वी की हमें सतह के ऊपर ही हमें ये प्राप्त चट्टानों के रूप में हमें ये प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखे खनिजों के लिए निकालने के लिए हमारे पास अलग अलग जो विधियां होती हैं। विवर्त कुछ नीचे कुछ खुदाई करने पर हमें प्राप्त हो जाते हैं। कूपकी खनन में मान लो हमें कुछ गहराई में हमें प्राप्त होते हैं तो हमें कूपों का सहारा लेना पड़ता है। कुछ इतने अत्यंत गहराई में होते हैं जिनके लिए हमें प्रवेधन या ड्रिलिंग मशीन उनका उपयोग करना पड़ता है। आखनन विधि जो होती है जिसके लिए हमें क्या होता है, किसी भी सतह को हटाने की आवश्यकता नहीं होती, हमें ये ऊपर ही प्राप्त हो जाते हैं। अब हम खनिजों के संसाधन की बात करें तो पृथ्वी पर क्या है, हमारी पृथ्वी पर हजारों प्रकार के खनिज यहाँ पर मौजूद हैं। तो हमारे लिए प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वी पर ये संसाधन का अभिप्राय क्या है। यदि मैं अकेले इस खनिज की बात करूं कि खनिज क्या है, तो खनिज के अर्थ से हमें कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन इसके साथ जो संसाधन जुड़ जाता है, खनिज संसाधन यानी वो संसाधन जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, तब वो क्या करता है, संसाधन बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बताऊं तो कोयले के बारे में हम बात करें तो कोयला तो हजारों वर्ष पहले भी, लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी यहाँ पर पृथ्वी पर मौजूद था, लेकिन सिर्फ एक खनिज के रूप में मौजूद था। उसके बाद जैसे ही भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो इसका उपयोग होने लग गया, तो ये क्या बन गया, एक संसाधन बन गया। यानी पहले भी था जो कोयला तो पहले से लाखों करोड़ वर्ष पहले जब बनता है तो बनने में
हमने क्या किया था, हमारी तरफ से जब आविष्कार हो गया भाप के इंजन का, जब ट्रेन चली भाप के इंजन, तो इसके लिए आवश्यकता किसकी हुई, कोयले की आवश्यकता हुई। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक संसाधन के रूप में बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि खनिज भी हमारे लिए एक संसाधन के रूप में हमारी पृथ्वी पर मौजूद है। अब हम देखेंगे कि हम राजस्थान के संदर्भ में हम ये यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, हमने भूमि संसाधन के बारे में पढ़ा, राजस्थान के बारे में। तो आज हम खनिज संसाधन के बारे में भी राजस्थान के संदर्भ में बात करें। तो राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये कई बार प्रश्न आता है कि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। तो राजस्थान में इसका सीधा सा उत्तर है कि राजस्थान में क्या है, बहुत कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। झारखंड के बाद में दूसरा नंबर खनिजों में राजस्थान का आता है। यानी मैं भारत की बात करूं तो भारत में खनिजों के मामले में पहला नंबर है झारखंड का, और दूसरा स्थान हमारे राजस्थान का नंबर आता है झारखंड में खनिज उत्पादन में। अब राजस्थान के बारे में हम देखते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे खनिज हैं जिनका पूरे भारत की बात करें तो राजस्थान का एकाधिकार है। उनके बारे में हम एक सारणी के द्वारा देखेंगे कि कौन कौन से हमें राजस्थान के जो प्रमुख खनिज हैं उनके बारे में देखते हैं। राजस्थान के खनिज हम देख रहे थे, राजस्थान के खनिज यानी राजस्थान के खनिज कितने जो है उसमें उत्पादन में भारत के उत्पादन का कितना प्रतिशत है जो है खनिज राजस्थान में भी है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले खनिज वोलेस्टोनाइट की बात करूं तो भारत के कुल उत्पादन का 100% यहाँ पर ये राजस्थान में सिर्फ ये मौजूद है। दूसरा यदि मैं बात करूं जस्पर की, तो जस्पर भी भारत में जो कुल उत्पादन होता है उसका 100% भाग जो है वो राजस्थान में होता है। यानी राजस्थान के जो दो खनिज हैं वोलेस्टोनाइट और जस्पर पर सिर्फ राजस्थान का ही एकाधिकार है। यानी पूरे के पूरे 100% कुल उत्पादन का यहाँ कहाँ पर मिलता है, राजस्थान में मिलता है। जैसे कि मैं बात करूं तो 99% ये कुल उत्पादन है भारत का यहाँ पर राजस्थान में ये मिलता है। फ्लोराइड है वो 96% मिलेगा। मार्बल की मैं बात करूं तो 90% यहाँ मिलेगा। घिया पत्थर है वो 87% आपको मिलेगा। सीसा है वो 80%, भारत के उत्पादन का 80% का हमें राजस्थान से ही प्राप्त होता है। रॉक फास्फेट की बात करूं तो 75% ये भारत के उत्पादन का हमें राजस्थान में प्राप्त होता है। यानी हम देखते हैं वोलेस्टोनाइट जस्पर के मामले में भी क्या है, भारत एकाधिकार रखता है। और भी जितने भी हमें पढ़े जस्ता है फ्लोराइड 80% से भारत के कुल उत्पादन का 80% से भी अधिक यहाँ पर ये हमें राजस्थान से हमें ये खनिज का ये हमें प्राप्त होता है। एक नाम हमने आया था हमारे खनिज में जो नाम है मार्बल। मार्बल के बारे में देखा हमने कि विश्व के जो 7 आश्चर्य हम जानते हैं उसमें हमारा एक ताजमहल भी है भारत का। उसमें जो मार्बल लगा हुआ संगमरमर वो ये हमारे यहाँ से राजस्थान से ही ले जाया गया। यानी हमारा खनिज जो लगा है इसमें मार्बल संगमरमर जो पत्थर है वो कहाँ का है, राजस्थान का। यानी राजस्थान को इसीलिए ये खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत प्रकार के यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं। तो आज हमने देखा कि राजस्थान के खनिज जो के प्रकार हमने देखे और खनिजों के प्रकार हमने देखे। तो इसमें खनिजों के प्रकार हैं आपके राजस्थान में जो पूरे भारत की बात करें तो खनिज होते हैं वो हमें धात्विक के रूप में मिलते हैं, अधात्विक के रूप में मिलते हैं। ऊर्जा खनिज है जो उनके संसाधन के बारे में प्राप्त होते हैं। राजस्थान में हमने खनिजों की बात की, उसके बाद में हम आगे की जो एक मैं आपको सारणी बताती हूँ उसके अंदर आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि राजस्थान के कौन कौन से संबंधित जिले हैं जिनमें कौन कौन से जिलों में आपको मिलेगा कि कौन से धात्विक खनिज और कौन से अधात्विक खनिज हैं। तो देखते हैं अब आपका जो सारणी इसके जरिए आपको मैं बता देती हूँ। राजस्थान में हम खनिज के बारे में बात करें थे तो कुछ खनिज नाम हैं उनके कौन कौन से जिलों में हमें जो प्राप्त होते हैं। जैसे सीसा दस्ता है तो सीसा दस्ता हमें भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिले से हमें प्राप्त होता है। जो मुख्य खनिज के बारे में मैं बता देती हूँ। तांबा ऐसिड है वो हमें झुंझुनू, सीकर, अलवर और डूंगरपुर जिले
लो ऐसे की मैं बात करूं तो जयपुर, झुंझुनू, उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों से हमें प्राप्त होते हैं। टंगस्टन की बात करूं तो नागौर एक नंबर पे आता है, नागौर में सबसे अधिक टंगस्टन मिलता है और सिरोही जिले में। चांदी की मैं बात करूं तो भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद जिले में आपको प्राप्त होंगे। संगमरमर की यहाँ मैं बात करूं तो राजसमंद, नागौर, उदयपुर, जयपुर और बांसवाड़ा जिले में हमें प्राप्त होते हैं। जिप्सम जो खनिज है वो हमें बीकानेर, जैसलमेर, पाली और सिरोही जिले से हमें प्राप्त होता है। ये जो मुख्य राजस्थान के जो और भी बहुत सारे जो खनिज हैं ये हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग हमें जो जिलों में हमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार आज हमने खनिज के बारे में अध्ययन किया और जो धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। एक हमारा रह गया ऊर्जा संसाधन वाला, भी हमारा पाठ था जो खनिज संसाधन में ऊर्जा संसाधन के बारे में हम बात कर रहे थे। ऊर्जा संसाधन में हमने अध्ययन किया था, ऊर्जा संसाधन में हमारे आते हैं पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, ये हमें जो है वो खनिज संसाधन ऊर्जा संसाधन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ऊर्जा संसाधन की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम ऊर्जा संसाधन में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से आते हैं। पेट्रोलियम ये आपका आता है, कोयला और प्राकृतिक गैस ये आपके ऊर्जा संसाधन के रूप में जो आते हैं। तो ऊर्जा संसाधन की मैं बात करूं तो ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले नवीनीकरण और अनवीनीकरण। ऊर्जा संसाधन के भी कई प्रकार होते हैं, नवीनीकरण, अनवीनीकरण, जिन्हें अपने मनुष्य अपने प्रयास से उसको बार बार बना सकता है, वो है नवीनीकरण। जैसे जल विद्युत है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। इसको कुछ होते हैं जो ऐसे जो संसाधन होते हैं, खनिज संसाधन, जो मनुष्य नहीं बार बार नहीं बनाया जा सकता, जो हमें लाखों करोड़ों वर्ष बाद हमें प्राप्त होते हैं, वो होते हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, उनका तो इस प्रकार कुछ जो होते हैं ऊर्जा संसाधन परंपरा के आधार पर मैं देखूं तो एक तो होते हैं गैर परंपरागत, एक होते हैं परंपरागत। तो परंपरागत में तो जिनका उपयोग हम प्रारंभ काल से ही यानी पुराने समय से ही इसका उपयोग हम करते आ रहे हैं। गैर परंपरागत वो होते हैं जिनका हमने ऊर्जा संसाधनों का विकास हमने कुछ पिछले दशकों में ही किया है, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, इनका हमने जो किया वो आते हैं गैर परंपरागत में। यानी ऊर्जा संसाधन की मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि ऊर्जा संसाधन हमने 3 प्रकार के हमने खनिज संसाधन में हमने जो पढ़े, पहला था हमने पढ़ा था धात्विक, दूसरा अधात्विक, और अब हम पढ़ रहे हैं कौन सा ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं। तीसरा आगे का हमारा था ये ऊर्जा संसाधन था। ऊर्जा संसाधन जो हमें परिवहन के साधनों में हमें देखने को मिलेगा, हमारे घर में जैसे ट्यूबलाइट जो जलती है, हमारे जो परिवहन के साधन है, जो ये हमें किनसे प्राप्त होती है, जो ऐसे साधन जो उनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं, ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। मैंने ऊर्जा संसाधन के वर्गीकरण की बात की तो एक तो होता है नवीकरणीय, एक होता है आपका नवीकरणीय और दूसरा आपका होता है अनवीकरणीय। नवीकरणीय की मैंने बात की तो वे संसाधन जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं वो है आपके नवीकरणीय आएंगे, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, हम उसको वापस बना सकते हैं। और अनवीकरणीय वो संसाधन ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग हम अपने जीवन में बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जो संसाधन है ये ऊर्जा खनिज ये हमें लाखों करोड़ों वर्ष बाद हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये है। और परंपरागत और गैर परंपरा के आधार पर मैं इसकी बात करूं तो एक तो होते हैं परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत होते हैं, एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, दूसरे होते हैं गैर ऊर्जा प्राप्त स्रोत। वे परंपरागत होते हैं, परंपरा के हिसाब से ले लो, इसका अर्थ निकलता है परंपरागत यानी जिसका उपयोग हम प्राचीन काल से ही करते आ रहे हैं, वो है परंपरागत स्रोत, जिसका उदाहरण कोयला है, पेट्रोलियम है, वो है। और गैर परंपरागत जिनका हमने खनिज संसाधनों का विकास अभी कुछ पिछले दशकों से ही किया है, जैसे यूरेनियम खनिज है जो है ऊर्जा खनिज है, थोरियम ऊर्जा खनिज है, उनका हमने अध्ययन किया है। थोड़ा सा जो प्राकृतिक जो परंपरागत जो स्रोत है ऊर्जा के, इनके बारे में जो मुख्य मुख्य जो खनिज है ऊर्जा खनिज संसाधन है उनके बारे में हम देखें तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कोयला की बात करती हूँ। तो कोयला कैसे प्राप्त होता है, मैंने बताया भी था, कोयला हमें प्राप्त होता है लाखों करोड़ों वर्ष बाद में हमें ये मिलता है। तो यानी ये कभी भी समाप्त होने वाला है, क्योंकि इसको बनाने के लिए
मिलते हैं। दूसरा मैं बात करूं तो पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम के बारे में भी यही है कि इसको करने में भी लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो पेट्रोलियम के लिए मैं बात करूं तो ये भी ऊर्जा का खनिज का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगला हमारा जल विद्युत है। जल विद्युत भी एक ऊर्जा का संसाधन है, क्योंकि इसके द्वारा प्रदूषण नहीं फैलता है। साथ ही ये कभी समाप्त होने वाला खनिज संसाधन भी नहीं है। हमने पढ़ा था जो ऊर्जा संसाधन जो हम पढ़ रहे हैं, कोयला, पेट्रोलियम। और आगे हम पढ़ेंगे वो है आपका सौर ऊर्जा का। सौर ऊर्जा हमने पढ़ा था, इसमें 90 जो करणीय जो हम पढ़ रहे हैं कि 90 करणीय जो ऊर्जा खनिज संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमें बार-बार जो हमें प्राप्त हो सकते हैं, वो जो ऊर्जा खनिज के संसाधन है, इसमें हमारा सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है, जिसका हम उपयोग विकास क्या कर सकते हैं, हम इसका बार-बार उपयोग में कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने जो खनिज संसाधन है उनके बारे में अध्ययन किया, खनिजों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा, और जिसके उनके जो खनिजों को हमने प्राप्त करने के जो संसाधन है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इनको आप देखना, एक बार आराम से पढ़ना। उसके बाद हमने ऊर्जा संसाधन के जो अध्ययन है, ऊर्जा संसाधन के कौन कौन से जो खनिज संसाधन है, हमने उसके नवीकरणीय, अनवीकरणीय, परंपरागत, गैर परंपरागत, उनके बारे में अध्ययन किया। जो मुख्य जो ऊर्जा खनिज संसाधन है वही जो कोयला है, पेट्रोलियम है, आपका सौर ऊर्जा है, जल विद्युत है, आपका परमाणु ऊर्जा है, ये आपके अधिक ऊर्जा खनिज संसाधन के ये प्रमुख उदाहरण हैं। आज का ये हमारा जो अध्याय यहीं पर हम ये जो पूरा हुआ है इसको भी आप देखें, अच्छी तरह से समझें और उसका पुनः एक बार देख के उसका रिवीजन करें, अध्ययन करें। नमस्ते।